शराबबंदी हो, महिलाओं को जो है अवेयरनेस करना हो, महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो, जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना हो, ऐसे अनेकों काम हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार के विकास को आगे ले जा सके। जो ट्रिपल तलाक पे हुआ, जो शाहबानो केस में हुआ, जो धारा 370 को हटाने के लिए हुआ, इंसाफ की जीत हुई। धारा 370 हटने से कश्मीर के अंदर पहली बार आरक्षण पहुंचा और वहां पे यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्लज बेशरम लोग खुद अपने परिवार के साथ किया, अपने पिता के साथ किया। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया। बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसके आवाज़ से जो है अपराध को बढ़ावा दिया जाता हो। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसके आवास में अपराधी को संरक्षण दिया जाता था। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कि बिहार के अंदर भूरा बाल साफ करने जैसे जाति उन्माद को बढ़ाता हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार अब चुनावी मोड में है और बजट सत्र चल रहा है। आप देखिए, विधानसभा से लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराहट की खबरें आ रही हैं। आज सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार को पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। देखिए, इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में है दानिश इकबाल सर, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया हेड हैं बिहार के। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देखते हैं दानिश इकबाल सर, लगातार जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हमलावर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बिहार को? बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसके आवाज़ से जो है अपराध को बढ़ावा दिया जाता हो। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसके आवास में अपराधी को संरक्षण दिया जाता था। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कि बिहार के अंदर भूरा बाल साफ करने जैसे जाति उन्माद को बढ़ाता हो। बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करता हो, जिसने पूरे बिहार को जो है अपराध में तब्दील कर दिया हो। बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पिछले 20 वर्षों से लगातार एक गड्ढे बिहार को खटारे बिहार को जो है विकसित बिहार में जिसने तब्दील किया है, और वो नाम है श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार के अंदर डेवलपमेंट, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, शराबबंदी हो, महिलाओं को जो है अवेयरनेस करना हो, महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो, जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना हो, ऐसे अनेकों काम हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार के विकास को आगे ले जा सके, जो बिहार की जनता को जो है मुख्य धारा में ला सके, डेवलपमेंट के मुख्य धारा में ला सके। जो मुख्यमंत्री ये कहता हो कि बिहार की राजधानी पटना से बिहार के किसी भी जिला में 4 घंटा में जो है आने जाने का रास्ता सुलभ हो, बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि जंगल राज आप लोग कहते हैं, लेकिन अब क्या है? अभी भी तो हत्या, लूट, बलात्कार, एनसीआरबी का डेटा दिखाकर वो पूछ रहे हैं सवाल लगातार। जब तक समाज है, जब तक समाज का एग्जिस्टेंस है, तब तक समाज में अपराध होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकार कानून व्यवस्था देखती है, वो कैसे अपराधी को जो है शिकंजा कसती है, कैसे 24 घंटे के अंदर अपराधी को सलाखों में भेजती है, कैसे कानून व्यवस्था के माध्यम से अपराधी को जो है कैद करती है, अपराध को रोकती है, और कैसे लुटे हुए सामान की रिकवरी करती है। ना कि वो सरकार, वो मुख्यमंत्री जो अपराधी को अपराध करने के बाद अपने आवास में संरक्षण देता हो। जहां मुख्यमंत्री आवास से जो है अपहरण किए गए लोगों की फिरौती की बोली लगती हो, तो ये फर्क होता है शासन व्यवस्था में। तो एक सरकार, पूर्ववर्ती सरकार वैसी थी जहां अपराध का बोलबाला था और खुद सरकार के लोग, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री का आवास जो है अपराधियों की संरक्षण की जगह थी। और आज एक ऐसी सरकार है जहां अपराध होता है तो अपराध पे निरंकुश लगाती है वहां की पुलिस व्यवस्था। तो ये फर्क है। आप देखिए, आज आरा में जो लूट हुई कुछ दिन पहले, पूरी की पूरी जितनी लूट हुई सारी की सारी रिकवरी हो गई। 24 घंटे के अंदर सारे के सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। आज अगर घटना होती है बिहार के अंदर तो 24 घंटे से कम समय में अपराधी सलाखों के पीछे हुए। यही कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था का जो है परिचायक है।
यानी जी एक सवाल यह है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ध्यान नहीं है, पलायन की बात भले ही आप लोग कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, लेकिन मक्का अनुसंधान केंद्र चला जाता है, उस पर तेजस्वी यादव जब संज्ञान लेते हैं तब गिरिराज सिंह उस पर संज्ञान लेते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के माता जी वाला जो पूरा प्रकरण था, हालांकि उसमें लेटर सम्राट चौधरी जी का आ गया, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार तंज कस रहे हैं कि हम उन मुद्दों पर प्रकाश डाल रहे हैं तब सरकार संज्ञान ले रही है। देखो, मक्का अनुसंधान का जो विषय था वो र्यूमर फैलाया गया था, अफवाह फैलाया गया था। जब पहले से कोई चीज़ जो है केंद्र के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सुनिश्चित कर दी गई, उसके बाद ये लोग र्यूमर अफवाह फैला रहे थे और सच सामने आया, बिल्कुल वो जो है बिहार के अंदर ही है। दूसरी बात, जहाँ सम्राट चौधरी करवाया नहीं गया, वो अफवाहें थी। गिरिराज सिंह जी ने सामने आकर के क्लियरली स्पष्ट किया कि ऐसा कोई विषय नहीं है, मक्का पहले से ही यहाँ था, लेकिन कुछ लोगों को जो है मुद्दे नहीं है, एजेंडा नहीं है, अपने पिता और माता के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जो है बखान करने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कुछ भी रिमर्स फैलाते हैं। जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की माता जी की राजकीय सम्मान का जो विषय है, ये मुख्यमंत्री का विषय था। मुख्यमंत्री ने आदर दिखाते हुए, सम्मान दिखाते हुए जो पत्रांक जारी किया था, सम्राट चौधरी जी ने अपने पत्र के माध्यम से उसका सम्मान भी किया और अपनी राजनीतिक शुचिता और राजधर्म का परिचय दिया कि जब बेटा खुद सरकार में है, डिप्टी सीएम है, तो उसके माँ को राजकीय सम्मान देना कहीं ना कहीं जो है नैतिकता और राजनीतिक शुचिता पे लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे। इसलिए पुत्र धर्म का भी पाठ जो है वो उन्होंने पालन किया और राजधर्म का भी पालन किया, और राजधर्म के पालन को निर्वाह करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को स्पष्ट लेटर लिखा कि मुख्यमंत्री जी आप इसको वापस ले लीजिए। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना कि जब हम लोगों ने सवाल उठाया तब जाके उन्होंने लेटर लिखा। देखो, विपक्ष जो है किसी भी प्रोग्रेसिव या किसी भी पॉजिटिव बातें नहीं करता है। विपक्ष, आप क्या सोचते हैं कि विपक्ष और खासकर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जैसे लोग वो जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए बिहार के कार्यों का प्रशंसा करेंगे? ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब नीतीश कुमार जी का लेटर आया था तब सम्राट चौधरी जी अपने मुंगेर में थे, अपने गृह जिला में थे, और वो जैसे पटना आते हैं, पटना आते ही उसको मुख्यमंत्री को लेटर लिख देते हैं उसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ होगा तो जरूर सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री जी के बीच में बातचीत हुई होगी और सम्राट चौधरी जी ने ही उसको करवाया होगा। जिस दिन पत्र आया उस दिन सम्राट चौधरी जी मुंगेर में थे और मुंगेर से वो पटना आते हैं और पटना नहीं थी उनकी, वो पटना आते हैं और पटना आते ही जो स्पष्टता राजधर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि इस पत्रांक में जो आपने राजकीय सम्मान के लिए जो सूची जारी की इसको वापस ले लिया जाए। बात खत्म हो जाती है। बिहार से थोड़ा सा अलग हटते हैं, अब हम देश के तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देश में एक औरंगजेब का मुद्दा पूरा छाया हुआ है, लगातार सियासत भी हो रही है, बयान निकल कर आ रहे हैं। औरंगजेब का मुद्दा बिहार भी आया था और बिहार में जब आया तो आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही बयानबाजी होने लगी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, बहुत स्पष्ट दो विषय है। एक तो औरंगजेब का जो चाल चरित्र था, जो उसके कार्यकाल रहे, वो सब हम जानते हैं। औरंगजेब कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा नाम नहीं है जिसका जो है महिमा मंडन करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को भी इतिहास की जानकारी होगी या जिन लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, उन लोगों ने औरंगजेब की क्रूरता को जाना होगा। और औरंगजेब ने क्रूरता सिर्फ दूसरे समाज या धर्म के लोगों के साथ नहीं किया, खुद अपने परिवार के साथ किया, अपने पिता के साथ किया। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया और कैद करने के बाद जो है उसकी जो सुराही, पानी की जो सुराही दी जाती थी जेल के अंदर, कैद के अंदर, उस सुराही की जो पानी थी उसकी भी कटौती कर दी, कमी कर दी। तब उसके पिता शाहजहां ने फारसी में एक शेर लिखा, उसमें उसने लिखा औरंगजेब को कि तुमने तो जीते जी जो है अपने पिता की पानी को बंद कर दिया, तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता के लिए जो है पानी अर्पण करते हैं। तो सोचिए आप, उसका पिता, औरंगजेब का पिता जो है खुद वो औरंगजेब के चरित्र को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती बहस की। औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को नंगे उसको और उसके बेटे को, 10 साल के बेटे को नंगे हाथी पे पूरे दिल्ली में घुमवाया। और उसके बाद से औरंगजेब ने दारा शिकोह के सामने उसके 10 साल के बेटे का कत्ल कर दिया, दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। दारा शिकोह की 3 पत्नियां थीं, तीनों पत्नियों को औरंगजेब ने अपने हरम में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसमें से एक पत्नी जो थी उसने औरंगजेब की हरम को स्वीकार नहीं किया।
और उसने अपने चेहरा को काट करके जो है औरंगज़ेब को तश्तरी में पेश कर दिया कि जिस चेहरे पे तुम जो हो फिदा हो और तुम मुझे मजबूर कर रहे हो हर में स्वीकार करने के लिए तुम्हारा, मैं उस पर जो है उस चेहरे को ही ख़त्म कर दिया, अपनी जीवन समाप्त कर ली। तो ऐसे क्रूर औरंगज़ेब को अगर भारत की धरती पर कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति अगर महिमा मंडन करता है या औरंगज़ेब का गुणगान करता है तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि वो एक प्रकार से जो है वो भारत के विरुद्ध है, वो भारत के सामाजिक समरसता के विरुद्ध है, वे भारत की संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन सवाल तो तब उठता है ना कि आप ही के गठबंधन के एक नेता हैं खालिद अनवर, वो कहते हैं अध्ययन का विषय है औरंगज़ेब। खालिद अनवर का बयान मैंने देखा था। खालिद अनवर ने औरंगज़ेब का महिमा मंडन नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो इश्यूज चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं उसको तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने उतना क्रूर नहीं है जितना बताया जा रहा है। अब कितना क्रूर है मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब खालिद अनवर को जाके पूछिए आप कि औरंगज़ेब का बाप जो शाहजहां था उससे ज़्यादा वो जानते हैं कि औरंगज़ेब को खालिद अनवर? नहीं, खालिद अनवर औरंगज़ेब के बाप से ज़्यादा जानते हैं। औरंगज़ेब का बाप खुद फारसी में लिख रहा है औरंगज़ेब के बारे में, नहीं फारसी में लिख रहा है औरंगज़ेब का बाप कि तुम कितने क्रूर हो कि तुमने जीते जी अपने बाप के पानी को बंद कर दिया और उदाहरण दिया कि तुमसे अच्छा तो वो हिंदू काफिर है जो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देता है। तो खालिद अनवर से पूछिए जाकर मकबरा ढा देंगे आप लोग। देखिए, मकबरा ढाना ये जो है मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये फसाद करना, इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, ये नहीं होना चाहिए। जो जिसका जो कर्म रहता है उसको उससे याद किया जाता है। आज औरंगज़ेब का जो कर्म था खुद उसके पिता ने उसके बारे में बताया, आज हम लोग सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है इस प्रकार की आगजनी करना, हिंसा करना ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन औरंगज़ेब का महिमा मंडन भी इस देश में नहीं होना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल हमारे पास है। वक्फ वाला मुद्दा फिर से जो है वो शुरू हो गया है। दिल्ली में एक आंदोलन भी शुरू हो गई है, तमाम जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस मुद्दे पर आप लोग खुलकर जो है सवाल कीजिए। देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे वही होगा जो ट्रिपल तलाक पे हुआ, जो शाहबानो केस में हुआ, जो धारा 370 को हटाने के लिए हुआ। इंसाफ की जीत हुई, पसमानदा गरीब मुसलमानों की जीत हुई। धारा 370 हटने से कश्मीर के अंदर पहली बार आरक्षण पहुंचा और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब मुसलमानों को। सुन लो आप, ट्रिपल तलाक कानून तक हमने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और वहाँ पे यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्लज बेशरम लोग स्वीकार किया कि हाँ, ट्रिपल तलाक का जो विषय था वो गलत था। तो आप सो रहे थे क्या? उसी प्रकार से आज जब अमेंडमेंट बिल सरकार ने लाया है, इसका जो अधिकार है, जो हक है यतीम, बेवा, मिस्कीन, गरीब, पसमानदा, दलित मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी अड़चन, कोई भी ओवैसी, बुखारी, आजम, कोई रास्ते में आएगा हटा दिया जाएगा, लेकिन ये बिल जो है पास किया जाएगा। जिस चीज की बात आप कर रहे हैं उस समय आप पूर्ण बहुमत में थे, अभी पूर्ण बहुमत में नहीं है। बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है आपकी। तो रुक जाइए, सब्र कीजिए, वेट कीजिए। क्यों इतना जो है उतावलापन है, क्यों इतना व्याकुल हो रहे हैं? और वैसी को बोलिए जरा सब्र कर ले। साउथ के और इसी पार्लियामेंट बैठक हुई है, इसी पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होगा और अगर कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी नतीजा वही होगा जो ट्रिपल तलाक के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आया था। साउथ के नेताओं की एक बैठक हुई है, उसमें चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया गया है, वो भी गए हैं, वो भी उन नेताओं के साथ हैं। देखो, सरकार की नीयत बहुत साफ थी। सरकार चाहती तो उसी वक्त बिल को जो है पार्लियामेंट में लाके पास कर देती, लेकिन सरकार ने एक जेपीसी कमेटी बनाई और जेपीसी कमेटी पूरे देश में घूम घूम कर आम लोगों से, आम मुसलमानों से, आम जो लोग हैं, महिलाओं से, उनसे उस पर राय पूछी और उस सारी राय को, सारे विषय को संलग्न कर करके फिर एक कानून का मूर्त रूप दिया गया है। तो इसलिए, और उसमें ओवैसी साहब खुद उसके अंदर थे, तो इसलिए अब जो है ये जो हक तलफी की गई है इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ की, वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो अधिकार दिया जाना चाहिए था गरीब, बेवा, यतीम, मिस्कीन को, जो अब तक नहीं दिया गया था, वो अब जो है इस बिल के माध्यम से दिया जाएगा। और दुनिया की कोई ताकत जो अधिकार दे नहीं है गरीबों को, उसको मोदी की सरकार में गरीबों के अधिकार देने के लिए कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, रुकावट नहीं बन सकती है। चलिए, तो देखा आपने, ये थे दानिश इकबाल सर, खुल के अपनी बातें रखते हैं और सारे मुद्दों पर स्पष्ट तरीके से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार में और देश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है उस पर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।